अगर आपके करियर में सक्सेस ही रहेगी तो आपको लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगे। एक दफ़ा फेलियर हुई तो कस्टमर कभी आपके पास वापस नहीं आए। ब्रांड बनाने के लिए आपको कम से कम दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी कैपेसिटी और अपने पार्टनर्स की कैपेबिलिटी दोनों की बेस पे कंट्री डायनेमिक्स को चलाना है। कि लास्ट ईयर आपका डॉलर था 120 रुपए का या 160 रुपए है, तो आज डॉलर है 300 रुपए। तो अगर एक कंपनी $1 मिलियन का बिजनेस करती थी तो जब उसे पाक रुपीज़ में वो कन्वर्ट करेगी तो डेफिनेटली उसका सेल तो इस वक्त कहीं और पहुंच चुका होगा। ज़्यादा उसमें जो तशरीफ़ लाता है और बाहर भी हम इवेंट्स करते हैं पाकिस्तान टेक समिट, तो हमें लगा कि यार मुल्क की कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ हम टेक की बातें ना करें, हम पूरी 360 पिक्चर देना। म्यूज़िक भी अच्छा है, कल्चर भी है, रोटी भी अच्छी खिलाते हैं हम। तो हम एक अजरक का स्कार्फ गिफ्ट देते हैं। तो जब हम कभी बना रहे थे हमने देखा कि यार अजरक है, और ये बड़ा कॉमन होता है, तो मैं इसलिए हाईलाइट करूंगा कि अक्सर लोग हमें कहते हैं यार देखें ये तो सिंधी है, आप कुछ पंजाबी दिया करें। तो मैंने कहा जी पाकिस्तानी तो है, तो कहते हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर बात खत्म। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम फिर से ट्रू एसेंस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें, और आई थिंक आज की गेस्ट बड़े स्पेशल हैं क्योंकि ना सिर्फ वो एक बड़ी लार्ज कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसको पाकिस्तान में लार्ज बनाने में उनका रोल बहुत है। और देन वो कंपनी बड़ी सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हमारी डिजिटल इकॉनमी की तरक्की के लिए। तो इसी के साथ मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा वकार लोधी साहब को, जो कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सो वकार भाई कंट्री मैनेजर हैं लेनोवो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। जी बिल्कुल। और इससे पहले जो है आप मैं इससे पहले न्यू होराइजन कंप्यूटर्स में होता। बिल्कुल। तो वकार भी हम इसी से स्टार्ट करते हैं कि इससे पहले कि हम जो है उन इनिशिएटिव्स पे हैं जो आपके आजकल चल रहे हैं, मैं ऑडियंस को एक फ्लेवर देना चाहता हूँ कि वकार लोधी है कौन, और आप लेनोवो तक कैसे पहुँचे, इससे पहले जर्नी क्या थी, और फिर जो लेनोवो में आपने किया, फिर हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू अर्जिश भाई इन फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम। एक सिंध का शहर है हैदराबाद। सो वहाँ से स्टार्ट होता है लाइफ का। फिर मैं वहीं से मेरी मिडिल एजुकेशन जो है वो सिविल एविएशन स्कूल से हुई है। देन मेरे फादर की ट्रांसफ़र हो जाती है कराची, एंड देन हम बिग सिटी आ जाते हैं। एंड बिग सिटी में मेरा मैट्रिक होता है, देन मेरा इंटर होता है, एंड देन मेरी ग्रेजुएशन होती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने वहाँ से की है। फिर उसके बाद ख्वाब होते हैं। उन ख्वाब को सबसे पहला ख्वाब यही होता है उस ज़माने में भी कि हम बाहर चले जाएं, वहाँ से मास्टर्स कर लें और मास्टर्स करके अपने कैरियर को वहीं पे बिल्ड कर लें। तो उसमें सक्सेस कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, क्योंकि उनकी सक्सेस उस कंट्री में लिखी होती है जहाँ पे वो पैदा हो। बिल्कुल। तो वो थोड़ा देर में समझ में आता है आपको, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर आपको अपनी सक्सेस का पता चलना शुरू होता है। उसके बाद 2-3 साल तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरीके से गुजर जाते हैं, और फिर हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं इवेंचुअली। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में पहली कंपनी जो कि स्टार्ट लेती है वो है सेटकॉम। सेटकॉम आई थी। सेटकॉम इज़ एन हबीब ऑयल मिल सब्सिडरी। उनका विज़न ये था कि वो ये जो केबल है, केबल टीवी है और अपना टेलीफोनी है एंड आपका इंटरनेट है, उसको एक वायर पे लोगों को प्रोवाइड करे। सो ताकि जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो उनको अच्छी मिले, पिक्चर क्वालिटी उनको अच्छी मिले, टेलीफोन का जो नेटवर्क है वो उनको अच्छा मिले, क्योंकि ये उस वक्त के मसाइल थे पाकिस्तान के, जिसमें तो उन्होंने ये विज़न लेके आए पाकिस्तान के अंदर। एंड आई थिंक उस वक्त 2 ही कंपनीज थी जो कि ये काम कर रही थी। सो वो प्रोवाइड कर रही थी ऑन फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है। तो वहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। आफ्टर 1.5 ईयर मैंने उनके साथ स्पेंड किए हैं, बहुत सारी लेइंग की वहाँ पे, फाइबर डिप्लॉय किया, फिर फाइबर के साथ हेड ऑन को चलाया। फिर उसके बाद मैं मूव हुआ आफगान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एज एन बैक एंड सपोर्ट इंजीनियर। वहाँ पे हम आईटी प्रोवाइड करते थे अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को, जो कि आफगान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कैंपस में होते थे। तो उनकी सपोर्ट एंड सर्विसेज को मेंटेन करते थे। एंड देन फिर मैं मूव हुआ न्यू होराइजन कंप्यूटर। ठीक है।
सो न्यू होराइजन कंप्यूटर उस वक्त एक कंपनी थी जो कि स्टार्ट कर रही थी अपने करियर को। सो अपने लिए वो चाहती थी कि वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करे। सो मैंने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर अगेन। उसके बाद क्योंकि मैं नेटवर्क्स उस वक्त में नेटवर्क्स में मेरी स्पेशलिटी ज़्यादा थी, तो नेटवर्क्स में मैंने ज्वाइन किया। एंड उसके बाद कोई 2.5 मंथ मैंने स्पेंड किया इन कराची। दैन कंपनी ने मुझे ट्रांसफ़र किया लाहौर एज एन कंपनी गेस्ट टू एस्टेब्लिश अ ब्रांच हेयर and create more branches into respective territories like Faisalabad, Islamabad and the Peshawar. ठीक है। So 1 year की एफर्ट के बाद तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन लाहौर इस्टेब्लिश किया एंड देन फैसलाबाद क्रिएट किया, इस्लामाबाद की एक छोटी सी ब्रांच ओपन की और अपना काम करना हम लोगों ने शुरू किया। सो उस पूरे 1 साल के एरिए 1 साल के टेन्योर के अंदर तकरीबन आप समझें कि लर्निंग बहुत हुई। सो लर्निंग इन अ सेंस ऐसे हुई कि फाइनेंस सीखी, लर्निंग ऐसे हुई ब्रांच मैनेजमेंट सीखी, अच्छा, पूरा बिजनेस बनाना सीखिए। पूरा बिजनेस बनाना सीखा। उसके बाद सपोर्ट एंड सर्विसेज के और एलिमेंट सीखे। उसके साथ सेल्स सीखी, क्योंकि सेल्स कभी भी मेरी बीवी नहीं रही। क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड टेकी एजुकेशन के साथ हो तो आप यूजुअली सेल्स से दूर रहते। सो मगर ये होता है कि वो बाद में समझ में आती है कि जितना भी टेक्निकल गाय होगा वो पाकिस्तान या जो कंट्रीज़ हैं जो कि अभी डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है, उनके अंदर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बाद में समझ में आई, पहले नहीं आती थी सब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो मेरे मेंटोर है जो कि न्यू होराइजन कंप्यूटर को आज भी ओन करते हैं, उनका नाम है रहीम इकबाल। उन्होंने मुझे पूरी लिबर्टी दी काम करने के लिए, उन्होंने बहुत लर्निंग दी। सो ये 10 साल मेरे बहुत ही अमेजिंग ईयर्स थे। सो जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी ली, एक्सपीरियंस भी लिया, लर्निंग भी ली और हर साल एक नया रोल एडअप भी किया। तो पहले सपोर्ट, फिर सेल्स, फिर उसके बाद आप आ जाए जिसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट, किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना, देन वर्चुअलाइजेशन। सो ये सारी चीज़ें सीखते 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 एक टाइम आता है कि जब बंदा सोचता है कि अब आगे क्या करना है। देन उस वक्त भी जो मेरे मेंटोर उन्होंने कहा कि यार आपके लिए मार्केट इज़ ओपन, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी और जगह जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर सक्सेस कहीं से मिल सकती है तो डेफिनेटली आपको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो 10 साल स्पेंड करने के बाद इस कंप्लीट पोर्टफोलियो को अडॉप्ट करने के बाद फ्रॉम स्क्रैच से लेके टॉप लेवल तक के हाउ टू रन अ मार्केट, हाउ टू रन अ बिजनेस इन द मार्केट, और किस तरीके से आप प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को ले सकते हैं, किस तरीके से कस्टमर की साइकी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मुझे ऑफ़र हुई लेनोवोस एंड देन एट दैट टाइम मुझे खुद भी नहीं पता था कि व्हाट इज़ लेनोवो एक्चुअली। अच्छा, वाह। सो मुझे लेनोवो की नोटबुक का भी नहीं पता था, मुझे लेनोवो क्या करती है मुझे लेनोवो का नहीं पता था। बट बिकॉज हम रेलेवेंट इंडस्ट्री में थे और मैन्युफैक्चरर के पास यानी एमएनसीज़ के पास काम करना एक ड्रीम होता है जब आप किसी पार्टनर साइट पे काम कर रहे होते हैं। ऐसे और ये किस साल के बाद है जब लेनोवो की आपको ऑफर आई? दिस इज़ इन फरवरी 2015। 2015। यस। सो फरवरी में मैंने उनको इंटरव्यू दिया था इन दुबई, and the same day I was so lucky that same day they gave me the offer letter, and which is I accepted on a same day. अरे, And then after by somewhere two month gap मैंने start किया with Lenovo, so which is in April 2015. ठीक। So April 2005 में मैंने join किया था New Horizon, ठीक है। and April on same date मैंने Lenovo start किया, so which is April 5th 2015. अप्रैल से अप्रैल तक की जर्नी। अप्रैल से अप्रैल तक की जर्नी। सो अप्रैल से अप्रैल तक की जर्नी में बहुत कुछ था अर्जिश भाई। मतलब अगर मैं उस कंपनी को देखूं
सो उस कंपनी में सम टाइम क्या होता था कि हम लोग हमारे पास एक लैपटॉप होता था। उस लैपटॉप पे हम कोई 4 लोग अपनी ईमेज चेक करते। अच्छा, वाह। सो वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हर इंडिविजुअल के पास एक लैपटॉप आना शुरू हो गया। फिर हर इंडिविजुअल के पास कंपनी ने गाड़ी भी दी। वाह। ठीक है। सो एक पूरा जैसे कहते हैं ना आप 360 का शिफ्ट था उस कंपनी के अंदर। सो आज भी वो कंपनी इन मार्केट, they are doing in a very good business. Recently they are creating another academy which his name is I think Arshi Tech, I believe so. ठीक है बिल्कुल। सो वो एक पाकिस्तान कम्युनिटी को कुछ देना चाहते हैं। मैंने अभी उनको काफ़ी स्टडी नहीं किया, बट ये उनकी एक नया स्टार्टअप है जो कि वो मार्केट में लेके आए हैं। सो 2015 अप्रैल से हम लेनोवो स्टार्ट करते हैं। लेनोवो में आने का मकसद ये था कि एमएनसी का कल्चर देखा जाए, बड़े हॉराइजन पे काम किया जाए और देखा जाए कि आपकी कैपेसिटी और आपने जो लर्निंग की है वो वर्ल्ड वाइड के काबिल है भी कि या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो एक ये भी एस्पेक्ट है उसका। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप सोचें कि घर में अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो लोगों को नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ जी। तो जब तक आप बाहर नहीं निकलते तो आपको अपनी काबिलियत का पता भी नहीं चलता। ऐसे अब आपको था कि खुद को भी टेस्ट करके देखें। सो आप कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को कि आप कहाँ पे खड़े हुए। तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लेनोवो ज्वाइन किया और लेनोवो का स्टार्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं था। इट्स ऑलमोस्ट 10 month विदाउट सीइंग अ सिंगल परचेज ऑर्डर, बिकॉज इंफ्रा नहीं था, पार्टनर्स नहीं थे, सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं था, प्रोडक्ट अनेबलमेंट नहीं थी, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस नहीं थी, प्रोडक्ट की एडक्शन नहीं थी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं थी। तो ये बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं जो कि जिसमें टाइम लगता है। हाँ जी बिल्कुल। एंड एट दैट टाइम आई ऑलवेज थैंक्स टू माय डायरेक्टर विच इज नेम इज़ हेमल गार्डनर, और बड़ा सपोर्ट किया। नहीं यार, पाकिस्तान को हमने खड़ा करना है और पाकिस्तान में हमने अपने रूट्स को अनेबल करना है, और हमें इसके लिए डेफिनेटली हमें भी पता है कि हमें इसके लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ओवर द नाइट आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ जी, इट टेक्स टाइम। सो उनकी सपोर्ट रही, पीछे बैकएंड टीम की सपोर्ट रही कि हमने, और हमारा विजन एक यही था कि हम अपने कस्टमर को किसी तरीके से एजुकेट करें और कस्टमर को अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बताएं जो कि हम वर्ल्ड वाइड में हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, और हम उनको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बताएं, प्रोडक्ट की सपोर्ट मैकेनिज्म समझाएं, ताकि हमारा काम पाकिस्तान में शुरू हो। बिल्कुल ठीक है। सो इसके साथ एक गुड लक ये भी था कि क्योंकि हम IBM लेगेसी भी कैरी कर रहे थे, विच इज़ नथिंग बैड, जो IBM की लेगेसी है, सर्वर्स हम कैरी कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ कैरी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ थोड़ा बहुत एज मिलता था, बट वो एज किसी तरीके से कंक्लूड नहीं हो रहा था कि वो हम कि उसको किसी तरीके से सक्सेस में कन्वर्ट करें। ठीक है। सो वो जो 10 मंथ थे वो बड़े हार्ड 10 मंथ थे, क्योंकि जब आप एक 10 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे के आते हो तो एक्चुअली आप एक लेवल क्रॉस करके आ रहे होते हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड होती हैं, और आप एज अ सेल्स गाय आपको अगर वो दोबारा एफर्ट करनी पड़े आफ्टर 10-15 ईयर्स तो बड़ी ज़्यादा एफर्ट लगती तो बहुत ज़्यादा एफर्ट होती है। आप खुद। ठीक है। क्योंकि वो आपका जो जो जिसे कहते हैं ना, आपका खून गर्म होना, वो खून तो पहले ही गर्म होता है जवानी के टाइम पे, और फिर जब आप 10-15 साल के बाद आप, क्योंकि आप ईज मोड में चले जाते हो, आपको पता होता है कि आपकी क्या कॉर्नर्स है, एवरी कॉर्नर्स इज अलाइंड, आपको साल में एक आध दफ़ा टेंशन आनी है, एक आध दफ़ा आपको प्रॉब्लम आनी है, तो आपकी सारी चीज़ें अलाइंड होती है एक्चुअली, तो कोई चीज़ सरप्राइज नहीं हो। इसमें अब मैं आपके स्टोरी में एक सवाल ले आऊँगा कि क्या वो जो एक सिस्टम आप बना के चला रहे होते हैं, क्या उसमें मज़ा आता है, या फिर एक नई चीज़ में आप आए हैं, आपको पता है कि आप देखते हैं कैसे चलता है। ऑब्वियसली आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है पिछले 10 साल की, तो आपका वो एक्सपीरियंस तो नहीं होगा स्टार्ट करने का जो पहले था, क्योंकि यू नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर विच इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ एंड इनसाइट। इट डिपेंड्स, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी गोल्स डिफरेंट है
तो आप डेफिनेटली सेटल से अनसेटल में जाना पसंद करोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपका गोल ये था कि मैंने 10 साल में यहाँ पे सेटल होना था, मैं हो गया हूँ, तो अब मैंने इसको सस्टेन करना है। सो अगर आपने सिर्फ उसको सस्टेन करना है तो आप सस्टेन मोड में ही काम करोगे। आप कहोगे कि यार मेरा ये एक माइलस्टोन है एवरी ईयर का, मैंने बस इसी को अचीव करना है, सो आई एम हैप्पी विद इट। ठीक है। तो हर बंदे का अपना एक स्टाइल है काम करने का भी, अपना एक स्टाइल है कि उसने अपनी लाइफ को गुजारना कैसे। उसको आप और मैं किसी भी तरीके से जज नहीं कर सकते, या हम उसको किसी भी तरीके से कहीं पे राइट नहीं कर सकते। तो मेरा था कि यार अभी तो लाइफ शुरू हुई है भाई, सो काम तो करना है। तो जब काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ नया भी करना चाहिए। देखें दुनिया में और क्या हो रहा है, और दुनिया के अंदर हम कैसे एडजस्ट हो सकते हैं बीइंग एन पाकिस्तानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो 10 महीने अगर मैं निकाल दूँ, विच इज़ ना ठीक है, एक टफ टाइम टफ फेस हमने देखा, मगर उसने सिखाया भी बहुत। और अगर आप उस लर्निंग को लेके आगे चलते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुद ही एडअप हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर वो टफ टाइम आप गुजार लेते हैं तो आपको पता होता है कि यार लाइफ के किसी भी कॉर्नर पे कोई चैलेंज आएगा तो मैंने किस तरीके से एक्ट करना है। फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क होता है राइट। सो आप आपके पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाते हैं आपके पास, कि इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं आपके पास। सो आप वो सॉफ्टवेयर टेक्निक होती है ना, इफ़ देन, तो ये सो वो लॉजिक आ जाती है एक्चुअली। तो आप अपनी लाइफ में एडजस्ट होना शुरू हो जाते। तो और फिर ये एक और भी चीज़ है कि पाकिस्तान हो या दुनिया के किसी भी जगह पे आप चले जाए, एक्चुअली हम अल्लाह की तकसीम से राज़ी नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम जहाँ हैं या हमने अगर सक्सेस ले ली है तो हम कोशिश ये करते हैं कि यार सक्सेस कम है, अच्छा, कुछ और भी होना चाहिए। कुछ और भी होना चाहिए साथ में। तो अगर मैं ही हूँ तो बस मैं ही होना चाहिए हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम आ गई है, हमारे सोचने के अंदाज में फ़र्क आ गया है। तो कहीं आपको देखें ना, अगर आपके करियर में सक्सेस ही रहेगी तो आपको लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं पता चलेंगे, आपको दूसरा नहीं पता चले। तो अगर इसीलिए अल्लाह ने भी तो देखे ना सारे मौसम बना के दिए ना, ऐसे ऐसे दिन और रात भी इसीलिए दिए, ऐसे। क्योंकि उसकी रीज़न भी यही है कि आप इंसान बोर ना हो। हाँ, ठीक है। वो ना, और शायद अप्रिशिएट भी करे कि यार जब फेलियर है तभी सक्सेस का मज़ा आता है। यस। अगर सिर्फ सक्सेस ही हो तो फिर मतलब आपको तो फिर क्या मज़ा नहीं आएगा। फिर क्या पता सक्सेस आएगी। यस एग्जैक्टली। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें ये एक्चुअली आपके अंदर इनबिल्ट नहीं होती। ठीक है। आप लर्निंग ले रहे हो, हर बंदे से आपकी लर्निंग चल रही होती है। हर मौसम में आपकी लर्निंग है, हर टाइम में आपकी लर्निंग। अच्छा, अब आप उसको कन्वर्ट कैसे कर रहे हो, वो एक सवाल है। वो हर ह्यूमन की अपनी कैपेसिटी के ऊपर। कुछ लोगों को बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उसका कन्वर्जन रेशो बढ़ जाता है। कुछ को अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छी टीम नहीं मिलती तो उसका कन्वर्जन रेशो कम हो जाता है। बट कहीं ना कहीं आप हर जगह से सीख के आगे बढ़ रहे होते हैं, सीखने का मराइल है। बिल्कुल ठीक है। तो लेनोवो इसी तरीके से स्टार्ट होता है, और फिर हम पार्टनर्स एनेबलमेंट की तरफ जाते हैं, हमें अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, हमारा इंफ्रा इस्टेब्लिश होना शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन फिर हम विनिंग मोड की तरफ आना शुरू होते हैं। और उस विनिंग मोड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने खुद कंट्रोल रखनी होती है। सो विच इज़ लाइक कि अगर आप कस्टमर को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर को भी अंडरस्टैंड कर। ठीक है। अगर आपने अपने कस्टमर को ही अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप अपने पार्टनर को भी कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो ये दोनों चीज़ें इसी तरीके से लाजिम मलजूम है। सो लाइक अगर एक कस्टमर है जिसको पूरे पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉयमेंट चाहिए, और आपका पार्टनर है जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। तो वो नहीं हो सकता। हाँ,
आप ऑल्दो आप परचेज ऑर्डर वन कर लोगे, आप उसका ऑर्डर वन कर लोगे, मगर जब डिप्लॉयमेंट करने के टाइम पे आप फेलियर पे चले जाओ, ठीक है, ठीक है, तो एक दफ़ा फेलियर हुई तो कस्टमर कभी आपके पास वापस नहीं आए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसने आपकी बात पर ट्रस्ट करते हुए ये सारी चीज़ें की। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको कम से कम 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, कि आपको अपनी कैपेसिटी और अपने पार्टनर्स की कैपेबिलिटी, दोनों की बेस पे कंट्री डायनामिक्स को चलाना है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है। सो जब ये दोनों मिलेंगे तो काम होगा ना, क्योंकि एज एन लेनोवो वी आर नॉट एन डायरेक्ट सेलर इन पाकिस्तान, सो वी हैव टू अपॉइंट आवर पार्टनर्स एंड थ्रू आवर पार्टनर्स वी डू अ बिजनेस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो उसमें फिर आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना है कि आफ्टर सेल्स क्या वो सपोर्ट दे पाएगा, क्या वो कस्टमर का ट्रस्ट वैसे ही रख पाएगा। कि क्या आपकी ब्रांड की वैल्यूज जो है वो Yes. इसको अपहोल्ड करेगा या नहीं। जी बिल्कुल ऐसे। हाउ टू पिक द राइट पार्टनर्स। करेक्ट। तो अगर आप इसी तरीके से इन्हीं स्ट्रेटजीज, इन्हीं मॉरल वैल्यूज़, इन्हीं गोल्स पे अगर आप चलते रहेंगे तो आपकी ब्रांड की सक्सेस डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आएंगे कि यार ओके फाइन, हमें तो अपना ही मंजन बेचना है, बेचते और चले जाते हो, तो शायद आपको 2.5 years 1.5 years की सक्सेस तो नज़र आ जाएगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी प्रोडक्ट को समझते हुए, अपने कस्टमर को समझते हुए और अपने पार्टनर को समझते हुए आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़े। बिल्कुल ठीक। और वहाँ से फिर आप किक ऑफ करते हैं। लॉन्ग पैथ है, पेशेंस चाहिए, बट लॉन्ग लास्टिंग भी है। बट लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर कहीं पे ये चीज़ें आप मिस करना शुरू करेंगे तो चाहे ब्रांड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, या उसके साथ जो लोग जुड़े हुए वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपका ब्रांड का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं इस पे अब है ना, हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मैं इस पे एक सवाल ले आऊँगा आपके लिए। हम पाकिस्तान में देखते हैं कि कोई भी ब्रांड नया आता है, मैं ज़्यादा बात करूँगा, लेट्स से मेरी ऑब्जर्वेशन डोमेस्टिक ब्रांड्स में ज़्यादा ये इशू है, और वो आता है और एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आता है, कोई भी XYZ बेकरी है, ठीक है, लाहौर में, और घर पे इधर चला जाता है, हर कोई कहता है अमेजिंग प्रोडक्ट है, वी लव इट, मशहूरी होती है, तहजीब बेकर इस्लामाबाद में आप जाते हैं। अच्छा, शुरू में 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्रोडक्ट क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती है, फिर और ये हर जगह आपको नज़र आता है कि कॉन्टीन्यूस डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी में, बट ब्रांड फिर भी ग्रो कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल लाहौर में जो भी बेकरी है वो बहुत बड़ी चेन है, लेकिन आप और मैं वहाँ से चीज़ें नहीं लेते होंगे। तो अगर आप और मैं नहीं लेते और पहले हम लेते थे, इसका मतलब है ब्रांड ने एक सर्टन काइंड ऑफ कस्टमर लूज़ कर दिया, हमें क्वालिटी चाहिए, लेकिन फिर भी ब्रांड बहुत चल रहा है। तो क्या ये एक क्वालिटी मार्केट है भी? देखिए, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो सकता है, पाकिस्तान को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपने डोमेस्टिक की बात की। सो वी आर ऑलमोस्ट 250 million, या करेक्ट। सो मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा कि जैसे आजकल ये जो फूड ब्लॉगर्स हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हर सिटी में जाते हैं, ठीक है, और आप शायद गुजरावाला में पैदा हुए, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ। तो हैदराबाद में अगर आपने बचपन गुजारा होता है तो बचपन का मतलब ये होता है कि आपने उस सिटी की काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी होंगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो जिस एरा में आप पैदा हुए हैं उस एरा से लेके आप अगले 10-15 साल अगर आपने उस में गुजारे हैं तो आपने उस सिटी की सब कुछ देखा हुआ हो। बिल्कुल ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि यार मेरे लिए कौन सी चीज़ बहुत अच्छी है, कौन सी चीज़ कब बनी थी, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, बिल्कुल ठीक है। उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका एम्बियंस कैसा है, वो कस्टमर को कैसे एंटरटेन करता है। ठीक है, ये सब पता होता है ठीक है, क्योंकि आप वहाँ से हैं। क्योंकि आप वहाँ से। अच्छा, मगर बहुत सारे लोग वहाँ से नहीं हैं। ठीक है, उन्होंने मीडिया पे गए, उन्होंने उसकी जो मसाला उसने क्रिएट किया, उस स्टोरी बता ली। जो स्टोरी बनाई, जो कंटेंट उसने बेचा, उस कंटेंट से वो ब्रांड जो है दोबारा से एक सांस ले गया। ठीक है, और लोग वहाँ पे जाना शुरू हो गए। अच्छा, अब उसमें मिक्स किस्म के क्या आएंगे, रिव्यूज़ आएंगे। ठीक है, कोई कहेगा यार 10/10 था, कोई कहेगा 10/9 था, कोई कहेगा 10/5 था।
इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रही, मगर देखिए उसकी सेल्स कम नहीं हो रही, उसका रेवेन्यू तो वहीं पे खड़ा है ना। अच्छा, मगर आपके और मेरे दरमियान में वो शायद ब्रांड वैल्यू ही नहीं रखता था कि उसको इतनी सक्सेस मिलती। ठीक है। ठीक है, सो आज एक्चुअली आजकल के दौर में एक और भी चीज़ ये है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन पे क्वालिटी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, सो इंस्टेंट ऑफ ह्यूमन वर्ड के ऊपर क्वालिटी डिपेंडेंट नहीं है, एक्चुअली जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर उसके ऊपर ज़्यादा क्वालिटी डिपेंडेंट हो गई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो आप और मैं तो शायद छोड़ देंगे, मगर जो आउटसाइडर है जो कि सिटी से बाहर बैठा हुआ है या आउट ऑफ कंट्री है, उसको तो नहीं पता ना कि मैंने पहले अर्जिश से पूछना है कि अर्जिश तुमने ये खाना खाया था, ये नहीं खाया था, ये कैसा है, ये कैसा नहीं है। ठीक है, सो इसी तरीके से आप अगर अभी लोकल मार्केट में भी देख लें तो बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो कि आप और मैं ट्राई करते हैं वंस इन अ लाइफ और उसके बाद हम लोग कभी भी नहीं जाते। ऐसे ठीक है, ऐसे मगर हम अगर यूट्यूब पे आज चले जाएं तो उसके सितारे लगे हुए होंगे। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल। सो अगर तहजीब, जैसे आपने तहजीब का नाम लिया, तो आप और हम सब मेरे ख्याल में उसके फ़ैन फॉलोअर्स तो हैं उसके। हाँ जी, सो अगर कोई 10 चीज़ें बना रहा है तो हो सकता है 5 आपको पसंद हो, 10 नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक। तो इसी तरीके से हर ब्रांड में कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है कि उस कंट्री की नीड क्या है। ठीक है, हो सकता है उसकी 50 प्रोडक्ट हो, ठीक है, 30 लोगों को पसंद हो, ठीक है, 40 ना पसंद। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मगर वो जो 30 है एक्चुअली वो हिट है। वो हिट है, और वो उस हिट की वजह से वो 30 की 30 प्रोडक्ट आपकी उस कंपनी को सस्टेन भी रख रही है, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उस कंपनी को बिल्ड किया हुआ है, उस कंपनी का जो सक्सेस लेवल है उसको नीचे नहीं आने दे रही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो बिजनेस के अंदर हमेशा बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हैं तो आपने एक बिजनेस क्रिएट किया, तो आपकी एक कमोडिटी प्रोडक्ट तो होगी ऐसे जिसके ऊपर आपने वो बिजनेस खड़ा किया है। ऐसे कैश का होते। यस, जो आपका रोज डेली बेसिस का एक्सपेंस को फुलफिल कर रही है और वो करती रहेगी, तो आप उसको तो पूरा 100% अपने दिलो जान से रखते हैं कि यार ये प्रोडक्ट खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो आइडियाज होते हैं, इनोवेशन फिर आ गई है। इनोवेशन। लेट्स ट्राई, शायद सक्सेस मिल जाए। अच्छा, समटाइम वो भी आपकी बेबी ही होती है, कहीं ना कहीं आपने जहन में बनाया हुआ होता है, मगर ज़रूरी नहीं कि उसकी सक्सेस भी वैसी ही है। ठीक है, सो वो फिर मार्केट के फेजेस से गुजर रही होती है। इट टेक्स टाइम, मे बी 2.5 ईयर, मे बी 3.5 ईयर। अब वो जो बिजनेसमैन है या जो क्रिएटर है या इनोवेटर है, वो उसको कितना पेशेंस से और कितने तरीके से उस प्रोडक्ट को लेके चलता है। मोहब्बत से लेकर सकता है। सो अगर वो उसको ले जाता है तो डेफिनेटली देखिए ना, रिव्यू बेस के ऊपर वो उसकी फाइन ट्यूनिंग भी करेगा। आपने प्लस दिया, किसी ने माइनस दिया, अब अगर उसके पास 50% माइनस आ गया है तो डेफिनेटली वो उसकी फाइन ट्यूनिंग पे जाएगा। सो ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट रिव्यू भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। कस्टमर फीडबैक जो है, ऑनेस्ट फीडबैक। तो हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ ना इंटीग्रेट है। ठीक है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कस्टमर फीडबैक पे नहीं जाते, हम ऑनेस्ट रिव्यू पे भी नहीं जाते। हमें शौक है कि हम बस मोहब्बत की बातें सुने, हाँ। अच्छी बातें सुने, तारीफें होती रहे। तारीफें होती रहे। ठीक है, सो हमें कोई ना कोई हमारा मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि हमारी राय के अगेंस्ट ना जाए, कोई क्रिटिक ना हो। कोई क्रिटिक ना, बिल्कुल ऐसे। तो ये वो चीज़ है असल में अर्जिश भाई के डायनेमिक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो आप जैसे अपना इजात लैब आपने स्टार्टअप लिया, सो आपको 3 साल 4 साल हो गए, अब आप दुनिया के सामने प्रेजेंट होना शुरू हो गए, लोग आपको जानना शुरू हो गए। ठीक है, सो लोग आपके साथ एसोसिएट हो रहे, मगर आप रिव्यू तो करते होंगे कि यार मेरी लैकिंग कहाँ पर है। ऐसे ऐसे हर कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल। अगर आप वो लैकिंग को कंसिडर ही ना करें तो एट टाइम्स हो सकता है आप सक्सेस आपकी 70-80% पे चली जाए, मगर जब डिक्लाइन आएगा ना, एक्चुअली वो इमीडिएट आ जाएगा, वो फेजेस में नहीं आएगा।
मतलब आपको सांस नहीं लेने देगा कि मैं कहीं रुक के इसको दोबारा से रीवैम्प कर लूँ, मैं इसको दोबारा से री इंफ्रा कर लूँ, मैं इसको किसी तरीके से दोबारा से उसी रोड पे डाल दूँ जहाँ पे ये सक्सेस पे था। तो होता ये है कि हम वो ट्रांजिशन, वो फेज़ नहीं देख रहे होते। तो आपका सवाल मेरे ख्याल में मैंने सही तरीके से आंसर दिया है। अगर फिर भी इसको हम मज़ीद इवैल्यूएट करेंगे तो डेफ़िनेटली बहुत हम कर सकते हैं। जी काफ़ी नहीं, बहुत आपने आई थिंक अच्छा पर्सपेक्टिव शेयर किया है और मैं इससे 100% डिग्री करता हूँ कि एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एंटरप्रेन्योर स्पेशली, आपको कॉन्टीन्यूसली रीइटरेट, इनोवेट, इम्प्रूव करना चाहिए। और वो जो बेस्ट चीज़ है वो डायरेक्ट यूज़र फीडबैक है। मुझे लगता है कि शायद जो मेरी स्टार्टअप फाउंडर की लर्निंग्स थी उसमें ये बेस्ट लर्निंग थी कि टॉक टू योर कस्टमर्स, राइट, कि टॉक टू योर कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड पार्टनर्स एंड जस्ट लिसन के वो क्या कह रहे हैं। और हमारे केस में स्पेसिफिकली अगर मैं रेफ़र करूँ तो हमने जो इवेंट भी बनाए और जो सब कुछ बनाया, हमने वो बनाया ही यूज़र फीडबैक पे था। हमें लगा कि यार लोग जो है ना वो अमेरिका हमारे साथ एक दो दफ़ा गए हैं प्रोग्राम्स, और वो जाते साथ यूएस में अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट, तो क्यों खोलते हैं। हमने पूछा, समझ आई कि अच्छा यार बड़ा प्रॉब्लम है, आपको पेमेंट चाहिए होती है, बाहर से कस्टमर होते हैं आपके। तो फिर हमने देखा कि अच्छा यार ये तो 20 लोग जाते हैं साल में, 20 खोलते हैं, तो व्हाट इफ़ वी कैन एनेबल मोर पीपल लाइक दिस कस्टमर सेगमेंट। और मुझे लगा कि ठीक है यार ये शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत को बिजनेस होगा, को साइड इनकम निकल आएगी हमारी कंपनी की। अब आई थिंक वो इट इज़ वन ऑफ द टॉप 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स दैट वी हैव अदर देन द इवेंट स्टफ। तो वो एक प्रोडक्ट है जो चल रहा है। वी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स ओपन देयर कंपनीज इन द यूएस। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 3 years, तो 4000 से ज़्यादा लोग कर चुके हैं। और आई थिंक सबके लिए यही लर्निंग है कि आप अगर कुछ सही भी कर रहे हो तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है, हाँ। और उसमें आप जिद्दत भी ला सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इजाद लैब्स का नाम भी इनोवेशन पे, कि मतलब ब्लैकबेरी भी सही कर रहा था, अब नहीं है तो कोई नया चीज़ ले आता है। तो अगर आप इनोवेट नहीं कर रहे तो तब भी आप रिग्रेस कर रहे हैं, अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिग्रेस है। और ऑटो पे जो है वो बिजनेसेस बड़े कम चलते हैं। अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर आप कुछ स्टार्ट करते हैं, आपसे नहीं वो ग्रो हो रहा, तो छोड़ दें, किसी और को इंगेज कर लें उसके लिए, इसीलिए इदारे बनाए जाते हैं। मैं इसी को लेकर मैं थोड़ा सा आगे अगर चलूँ कि पाकिस्तान को भी हम एज अ प्रोडक्ट अगर देखें तो पाकिस्तान भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। हम सारे फिगर आउट करें क्या करें, हर कोई अपनी अपनी जगह पे मुझे लगता है सब भी कोशिश कर रहे हैं। बट एक चीज़ जो हमें नज़र आती है कि डिस्पाइट जो भी हालात हैं, हमारी कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, डिजिटल अडॉप्शन वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रही है। वो एक ऐसी चीज़ है जो कि रोकी भी जाए तो नहीं रुकती, कि यूथ इतनी ज़्यादा है, हर किसी ने फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, हर किसी ने ऑनलाइन जाके अपने अकाउंट्स बनाने हैं। जिस तरह आपने अपनी कंपनी का जिक्र किया कि एक लैपटॉप था, 4 लोग ईमेल देखते थे क्योंकि अर्ली डेज थे, फिर चारों के पास हो गया। आज तो शायद हर कंपनी में हर काम लैपटॉप पे ही होता है। और मुल्क की तरक्की के लिए भी, और ख़ासकर हम क्योंकि एज अ कंट्री हम नॉलेज इकॉनमी बनना चाहते हैं, हम समझते हैं कि यार हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है, हम इंडस्ट्रियल एज से निकल के नॉलेज एज में आएँ और एक्सपर्ट्स हों और हम डॉलर भी कमाएं और सारा कुछ करें। तो उसमें बड़ा ज़रूरी है जो इसका इंफ्रा है, जिसमें एक लैपटॉप है, आप लेनोवो को हेड करते हैं पाकिस्तान में, आपने लेनोवो को इस पॉइंट तक लेके आए हैं कि वो मार्केट लीडर है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक तो सवाल है कि लेनोवो के क्या प्लान्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है। दूसरा, आपकी मार्केट की क्या ऑब्जर्वेशन है, कंज्यूमर मार्केट क्या चल रही है, जो लैपटॉप की मार्केट है पाकिस्तान में, क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में भी, अगर आप बताना चाहें। जो लेनोवो पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो लेनोवो अपने स्टार्ट करता है विद कस्टमर फीडबैक। वर्ल्ड वाइड शोज़ होते हैं, वर्ल्ड वाइड इसी तरीके से इवेंट्स होते हैं, उसमें कस्टमर के फीडबैक्स आते हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस तरीके की होनी चाहिए, फ्यूचर में हम आपसे क्या चाहते हैं। एज एन कंज्यूमर फीडबैक बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट होना कैसे चाहिए और हम उस प्रोडक्ट से क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। तो ये जब दोनों चीज़ें बनती हैं तो फिर हमारा जो R&D है, जो R&D एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो डिपार्टमेंट उस पर काम शुरू कर, जब वो काम शुरू करता है तो फिर वो एक लैपटॉप को डिज़ाइन करता है। डिज़ाइन करने के बाद वो मार्केट हो, तो
अगर आप लेनोवो को देखें तो लेनोवो की एक बहुत ही ज़बरदस्त जो बात है वो ये है कि लेनोवो अपने यूज़र डिफाइंड लैपटॉप क्रिएट कर। अच्छा, तो सो फ्रॉम 2.5 ईयर का चाइल्ड जो आज है वो हमसे ज़्यादा डिजिटल है। ऐसे ठीक है, सो उसके लिए स्क्रीन उसको चाहिए। तो अगर आप वहाँ से भी शुरू कर लें या 3 साल से भी शुरू कर लें तो आप 3 साल से लेके आप मेरे हाल में 60-70 साल जब तक इंसान यूज़ कर सकता है। उसके नेचर, उसके वर्कलोड और उसके अपने जैसे कहते हैं एक उसकी अपनी पसंद भी होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है उसकी, कि उसका गैजेट कैसा होना चाहिए। सो वहाँ 3 साल से लेके 70 साल तक आपको हमारे पास हर किस्म के प्रोडक्ट मिलेंगे। अब चूज़ करना आपका काम, ठीक है भाई। पाकिस्तान में प्रॉब्लम कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत अच्छी है। पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट को समझते हैं कि प्रोडक्ट कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत है लोगों की, और उनको अपना वर्कलोड भी समहाउ पता है, ठीक है, हमने करना कैसे। हमारी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है विच इज़ एन बाइंग पावर। हमारी अनफॉर्चुनेटली एज एन कंट्री बाइंग पावर नहीं है। सो उस बाइंग पावर ना होने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, एज एन ब्रांड हमें आते हैं। तो हमें उस मार्केट के अंदर मार्केट को सपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर हम देखें तो हम दुनिया के लिए एज एन पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टेरिटरी है कि हम पूरे ब्रांड दुनिया के चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में काम करें। बट परचेज पैरिटी जो है, जो बाइंग पावर है, उसकी वजह से बहुत सारे ब्रांड रिलेक्टेंट भी हैं कि शायद हम, क्योंकि देखें ना, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती हैं, बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमिक रीजन था। इकोनॉमिक रीजन से। तो अगर वो किसी भी कंट्री में जाती है तो उनका जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो यही होता है कि हमने इस मार्केट में जाके प्रॉफिट में काम करना है। सो अगर वो मार्केट कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम्स ये हो जाती है कि वो मेंटेन कैसे करें अपने ब्रांड को उस मार्केट के अंदर, क्योंकि एक्सपेंस तो है। तो इसलिए लेनोवो पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो हमारी सीरीज़ शुरू होती है आइडिया से, विच इज़ कॉल्ड आइडिया पैड। आइडिया पैड के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज है। फिर आइडिया पैड के अंदर हमारी एक गेमिंग सेक्शन आता है विच इज़ कॉल्ड लीजन। लीजन भी उसके अंदर है। देन फिर हमारे पास इसमें आइडिया फ्लेक्स के नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि 2-in-1 है। आप उसको टैबलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको एज एन टेबल स्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं आप। देन पे हमारा एक पोर्टफोलियो विच इज़ कॉल्ड थिंक पैड। ठीक है फिर थिंक का एक पोर्टफोलियो शुरू होता है जिसमें हमारा थिंक स्टेशन है। ठीक है फिर उसके अंदर हमारा थिंक पैड है। फिर उसके अंदर हमारा वर्क स्टेशन सीरीज़ शुरू हो जाती है। फिर हमारे एग्जेक्टिव्स की प्रोडक्ट शुरू हो जाती हैं। सीज लेवल की प्रोडक्ट शुरू हो जाती है, जैसे कि X13 है, X1 कार्बन है, ये प्रोडक्ट शुरू हो जाती है हमारी। फिर लाइट वेट शुरू हो जाता है। तो सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ है। अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट भी है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स भी है, अकॉर्डिंग टू देयर विजन भी है। अगर वो फ्यूचरिस्टिक भी कोई प्लान करना चाहते हैं कि हम थोड़ी सी हमारी मशीन फ्यूचरिस्टिक हो, तो वो भी आपको थोड़ा सा उसके अंदर इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस कि अगर हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान को वर्ल्ड की क्वालिटी नहीं देंगे। इट्स नॉट लाइक दिस। सो क्वालिटी वही है जो कि पूरी दुनिया में जा रही है। इंफ्रा, जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि जो सेल्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है विच इज़ सपोर्ट एंड सर्विसेज। हाँ जी अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मार्केट के अंदर, पूरी पाकिस्तान के अंदर हमारे सपोर्ट एंड सर्विसेज के सेंटर्स हैं थ्रू पार्टनर्स, जो कि हमारे कंज्यूमर को बगैर किसी प्रॉब्लम के उनको सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी भी सिटी के अंदर।
मगर ये है कि अब बहुत सारे सिटीज़ ऐसे भी हैं डेफिनेटली जो कि इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा उनके पास बिजनेस नहीं है, तो वहाँ पे जो लोकल पार्टनर्स है उसकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कितनी है ये भी डिपेंड करता है। तो हमें ये भी देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट को किस तरीके से सपोर्ट एंड सर्विसेज दी जा सकती है। तो उन सारे एलिमेंट्स को रखते हुए हमारे पास जो मेजर हमारे सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर हमारे तमाम सपोर्ट एंड सर्विसेज अनेबल्ड है और वो लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो तो अगर आप लेनोवो ब्रांड को देखें तो इन अ कंज्यूमर, हम कंज्यूमर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं, कॉर्पोरेट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं, पब्लिक सेक्टर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखते हैं, गेमर्स को डिफरेंट एंगल से देखते हैं हम। इसी तरीके से अगर आप देखें, एक हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको हम डिफरेंट एंगल से देखते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक लिबर्टी है, बिल्कुल हमारे पास लिबर्टी ये है कि हम किसी एक प्रोडक्ट पर रिलाई नहीं कर रहे। प्रोडक्ट रेंज बहुत है, प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है हमारी, तो उस प्रोडक्ट रेंज का एडवांटेज ये होता है कि हमारा यूज़र अनेबल रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अर्जिश भाई को अगर हम आइडिया पैड दे दें, और तो क्योंकि हमारे पास है ही आइडिया पैड, ऐसा नहीं है, तो हम अर्जिश भाई को पहले आराम से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि अर्जिश भाई का वर्कलोड क्या है, फिर हम उनको रिकमेंड करेंगे। अब ठीक है, रिकमेंड तो हमने कर दिया, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैंने आपको कहा बाइंग पावर, तो अब डेफिनेटली जो हमारा कस्टमर है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सो कॉम्प्रोमाइज़ तो वो करेगा डेफिनेटली। हो सकता है कि अगर उसको लाइट वेट मशीन चाहिए थी, तो अगर वो 700 ग्राम या 800 ग्राम की मशीन सोच रहा था, तो हो सकता है उसको 1.4 पे जाना पड़े बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट। अदरवाइज अगर उसको, अब जैसे इस वक्त हमारा डॉलर आपको पता है कहाँ है, 300 क्रॉस किया हुआ है। सो अगर एक मशीन आपकी $700 की भी है, तो आप सिर्फ स्ट्रेट अवे उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो हमारा टैक्सेशन है 24-25% का हमारा टैक्सेशन है पाकिस्तान में, तो आप स्ट्रेट अवे 30 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो आपकी $900 की तो वैसी मशीन बन जाती है, एंड आप उसको एक्स अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, तो आप 300K के अराउंड आप मशीन ले रहे हैं। तो हर यूज़र के पास तो 300K नहीं है कि वो एक लैपटॉप ले सके, तो फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ शुरू होता है। फिर वहाँ पे तो यूज़र ने कॉम्प्रोमाइज़ करने कि अब वो कितना नीचे आ सकता है, उसके पास पैसे हैं कि उस पैसों को वो स्पेंड करे इस प्रोडक्ट बाइंग के लिए। तो कुछ यूज़र है वो यूज़ पे चला जाता है, कुछ यूज़र है जो कि ब्रांड न्यू पे ही रहता है। तो मार्केट में जो इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है कि हर किसी ने एंटरप्रेन्योर बनना है, और हर किसी ने सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपने कैरियर को ग्रो करना है। तो वहाँ पे तो विदाउट लैपटॉप कुछ हो नहीं सकता, विदाउट डिवाइस कुछ नहीं हो सकता। टूल ही हुआ है, टूल ही लैपटॉप। तो अगर वो उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली उससे परचेज को करना है। अब उसका वर्कलोड क्या है, वो क्या वो ग्राफिक के अंदर काम करना चाहता है, क्या वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की भी तो डिफरेंट कैटेगरीज है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि स्ट्रेट है कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर ही बना के किसी को दे, हाँ जी, गेम डेवलपमेंट है, बहुत सारा कुछ है उसके, मार्केटिंग, मतलब बहुत कैटेगरीज। तो अगर ग्राफिक डिज़ाइनर, तो डेफिनेटली उसको एक हैवी मशीन चाहिए, हाँ, जो कि उसके सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट कर सके, क्योंकि सॉफ्टवेयर्स की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, और उस रिक्वायरमेंट के तहत वो डिवाइस लेने जाता है। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं अर्जिश भाई जिसके ऊपर हमारी इंडस्ट्री इस वक्त चल रही है। हमारा एडवांटेज सिर्फ यही है कि हम लोग क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है, तो हम यूज़र को अभी भी इन हालात में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, सो ये सिर्फ लेनोवो की ब्यूटी है, जिसकी वजह से लेनोवो का मार्केट शेयर आज भी पाकिस्तान में जिंदाबाद है। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। ठीक है सर, तो ये नहीं सर, कमाल है। आई थिंक कि जो लेनोवो की जो वैल्यूज़ हैं और जो आपकी स्ट्रेटजी है, जिस तरह ये पीपल फर्स्ट कस्टमर साइड पे भी हैं, वो कमाल है। और पाकिस्तान जैसी डाइवर्स मार्केट को
ऐसे ही प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है कि हर किसी के जी यू नो रिक्वायरमेंट्स भी अपनी हैं, नीड्स भी अपनी हैं, लिमिटेशंस भी हर किसी की अपनी अपनी हैं, और उसको लेके चलना वेरी एक्साइटिंग स्टफ। आई थिंक इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि ओवरऑल आपको पाकिस्तान में जो अदर देन लेनोवो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर मार्केट है, उसकी ग्रोथ किस तरह नज़र आ रही है? ई कॉमर्स के बड़े ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स थे, आई थिंक ई कॉमर्स ग्रो भी काफ़ी कर रही है, पता नहीं 5 बिलियन पे है, शायद 10 बिलियन पे जाने की प्रोजेक्शन है आई थिंक 25 तक और 30 तक, आई डोंट रिमेंबर। बट देन ई कॉमर्स तो एक मेट्रिक है रिटेल का और कंज्यूमर स्पेंडिंग का, फिर भी पाकिस्तान में मेजॉरिटी या 95% प्लस जो है रिटेल फिजिकल है, और आपके ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनर और फुटप्रिंट आपका जितना वाइड है और जितनी किस्म की आप कस्टमर पर्सोना को डील करते हैं, आई थिंक आपके पास बड़ी खूबसूरत इंसाइट्स होंगी ऑल ओवर द प्लेस। और उसमें हम ये चाहेंगे कि हम ऑडियंस को थोड़ा इंसाइट्स दें कि कंज्यूमर मार्केट पाकिस्तान की कैसे ग्रो करे, क्योंकि एसेंशली वो पाकिस्तान की एक बड़ी ग्राउंड लेवल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम न्यूज़ देखें, बड़े मसले नज़र आते हैं, इकॉनमी में बड़े मसले हैं, लेकिन फिर ये कि हर रेस्टोरेंट में लोग भी बैठे हुए हैं और हर ऑनलाइन स्टोर की जो है ना सेल भी ज़्यादा हो रही है मंथन मंथ, तो इसका मतलब है कि कोई तो ग्रोथ हो रही है, और वो हमें लगता है कि कंज्यूमर मार्केट की ग्रोथ जो है दैट इज़ अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। सर देखिए, अगर आप इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस ग्रोथ देखेंगे तो आप उसको इस तरीके से देख लीजिएगा कि लास्ट ईयर आपका डॉलर था 120 रुपए का, ठीक है, ऐसे या 160 रुपए का, ऐसे तो आज डॉलर है 300 रुपए। तो अगर एक कंपनी $1 मिलियन का बिजनेस करती थी, तो जब उसे पाक रुपीज़ में वो कन्वर्ट करेगी, तो डेफिनेटली उसका सेल तो इस वक्त कहीं और पहुंच चुका होगा। ठीक है, सो 300 मिलियन अगर $1 मिलियन की कर रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन का बिजनेस कर चुकी है, राइट। अगर उसी को आप पिछले साल ले जाए, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन का काम कर रही थी, ये 200 मिलियन का काम कर रही ठीक है। थी। ठीक है, सो तो फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस नंबर्स, हमेशा आपको शायद रेज ही नज़र आएगा कंपनीज के अंदर, PKR में। पीकेआर के अंदर। डॉलर्स में काम करने की बात करें तो इस वक्त बहुत सारी कंपनीज सर्वाइवल मोड के ऊपर है, क्योंकि जैसे आपने बैंकिंग चैनल की बात की, इस वक्त बैंकिंग चैनल से बिजनेस बहुत मुश्किल हुआ है। जो एक कंपनी $50,000 का काम करती थी पर क्वार्टर, वो बहुत मुश्किल से $20,000 का काम कर रही है। इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, स्टोरी इज़ डिफरेंट। मगर जो चैलेंजेस हमने 16 मंथ के अंदर फेस किए, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आज से पहले किए होंगे। सो बहुत सारे लोगों की एलसीज ओपन नहीं हो रही, बहुत सारे लोग अपने, क्योंकि जो ब्रांड्स हैं सारे वो बाहर बैठे गए। सो आपने कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बाय करनी है, कुछ भी सॉफ्टवेयर्स है आपकी डिवाइसेस है, आपके मोबाइल्स हैं, या आपकी कोई गेमिंग पैड्स है, कुछ भी है व्हाटएवर, तो वो आपने बाय तो बाहर से ही करना है, क्योंकि आपके लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है। तो जब आपने बाहर से बाय करना है, तो डेफिनेटली आपको सर्टन पेमेंट्स बाहर भेजनी है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो आपका इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके अंदर आप टाइमली पेमेंट्स नहीं कर पा रहे उन ब्रांड्स को, तो वो जो सेल्स नंबर्स है, या वो जो एक जैसे कहते हैं कि इंडस्ट्री का एक बूम है, वो इस वक्त हॉल्ट की तरफ, मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो डिक्लाइन की तरफ है या वो प्रोग्रेसिव है या पॉज पे। वो इस वक्त पॉज पे है। कुछ कभी एकदम एक बैंकिंग चैनल की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है कि एवरीथिंग इज़ ओपन, तो काम चलना शुरू हो जाता है, फिर वही 1 महीने बाद दोबारा प्रोसेस हॉल्ट पे चला जाता है। तो अभी आप पाकिस्तान को डिफाइन नहीं कर सकते कि इन टर्म्स ऑफ दी फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होने जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ आपकी इकोनॉमिक से ही जुड़ी होती है। अगर आपकी कंट्री का फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो आपकी कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे ब्रांड्स जा भी रहे, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे ब्रांड्स जा भी रहे, बहुत सारे ब्रांड्स सर्वाइव भी कर रहे। अब वो सर्वाइवल आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है कि क्या वो सर्वाइवल दोबारा लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता।
तो ये फ्यूचर आज तो डिसाइड नहीं हो सकता, मे बी इन कपल ऑफ मंथ, मे बी 6 मंथ, मे बी 7 मंथ। अब वो 7 मंथ तक कितनी कंपनीज रिटेन करती हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। सो वी ऑल आर इन डार्क कि आगे होना क्या है। यस, सारे लोग ट्राई कर रहे हैं अपने अपने तौर पे, अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है हम इससे किसी न किसी तरीके से निकल जाए। तो अगर तो हम निकल जाते हैं तो डेफिनेटली देन देयर इज़ अनदर स्टोरी, और अगर हम नहीं निकलते तो फिर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो और है। वो आने हैं। उनको हमारी जो ये यंग यूथ है या ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अनेबलर्स बैठे हुए, जो पाकिस्तान के अंदर से सक्सेस लेके बैठे हुए, तो वो किस तरीके से आगे उनका रोड मैप क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये वो अर्जिश भाई, ये वो सारे चैलेंजेस है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। जहाँ तक रही बात आपने कही कि आज मार्केट में आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको हर तरफ लोग नज़र आते हैं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग ज़रूर नज़र आएंगे आप, मगर आप देखें कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो नंबर्स कम होते जा रहे हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड। ये जो डिसाइडिंग फैक्टर है ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो ये जो मुल्क के जो कंट्री लीडर्स है ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। सो शायद आप और मैं एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, बट कंट्री के लिए सोल्यूशन प्रेजेंट भी कर सकते हैं शायद, मगर हम अपनी कैपेसिटी में ही सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हैं। सो 225 लोगों के लिए नहीं कर सकते या 250 लोगों के लिए नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चैलेंजेस जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान ये बहुत बहुत आपने किसी भी तरीके से। बिल्कुल ठीक है। मेरी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो यही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 100%। सो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाए तो ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए भी आपको अपना पीछे थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही कि चल क्या है। सो अभी तो इट्स कम्प्लीटली डार्क। इसमें वकाबी मैं यही ऐड करूँगा कि जिसका जो लास्ट पॉडकास्ट था दैट वाज एंडेवर विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच बिलीव्स कि दुनिया के जो मसले हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हल कर सकते हैं। तो वो एक फ़ंड भी है और बाकी सब कुछ, लेकिन एक कमाल विजन है कि जी हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सॉल्व किया है ये हमने मिलके बना लिया, अब जो नेक्स्ट लेयर है उसको इनेबल कैसे करना है और एक पूरा फ्रेमवर्क है उसके अराउंड। सो मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कि देखें मसले जो हैं वो कौम को खुद ही हल करने पड़ते हैं, और हमारे यहाँ पर भी एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस कम्युनिटी पे आई थिंक आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप मोर, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस हैं जो मोनोपलाइज्ड है, जो मोनोपली पे हिस्टोरिकली चलते आए हैं। सो अब हमें नहीं पता उनकी मोटिवेशन क्या है नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि चलें एक इकोनॉमिक रीज़न है जिसकी वजह से हर बिजनेसमैन को, हर एंटरप्रेन्योर को एफर्ट करके हालात बेहतर करने पड़ेंगे, और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस रिक्वायर्ड है जब तक वो हमारी तरफ से, अवाम की तरफ से पुश नहीं जाएगा, ऊपर से चेंज नहीं आएगा। हमारे यहाँ हमेशा जो है ना वो टॉप डाउन मैनेजमेंट चलती रही है कि किसी ने कोई आइडिया सोचा उसने कैसे कर दो, जिस तरह बादशाहतों में होता है। लेकिन ये कि डेटा ड्रिवन नहीं है बात, कोई कि कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई 1000 बंदा नहीं इकट्ठा किया, मतलब इकट्ठा करें 2000 फ्रीलांसर्स को, उनसे मशवरा लें, उसको डेटा ड्रिवन लेके आए, उसको बताएं कि यार हमने ये पूछा है इनसे और इससे फ्रीलांसिंग बेहतर होगी। जिस तरह आपने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर कस्टमर परसोना को देख के बनाया गया, तो मुल्क भी अगर कस्टमर परसोना देख ले अपना कि यार ठीक है, जो यूथ है उसको क्या चाहिए, जो एजेड है उसको क्या चाहिए, जो टेक वर्कर है उसे क्या चाहिए, जो लोकल इंडस्ट्री में काम करता है उसे क्या चाहिए, और कलेक्टिवली इस इनपुट को किसी सिस्टम के थ्रू जो है आप एटलीस्ट प्रेजेंट करते हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि हमारा काम है गवर्नमेंट के अंदर जाके चेंजेस करना, हमारा ये काम है कि हम एक डेटा ड्रिवन वे में वॉइस ले जाएं ताकि हम अकाउंटेबल होल्ड कर सकें अपने लीडर्स को। क्या देखो हम तो इकट्ठे होके रिसर्च करके हमने अपनी एक्सपर्टीज़ डाल के आपको ये कहा कि ये आपको करने की ज़रूरत है, आपने नहीं किया, आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने ऑपोजिट कर दिया, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि इस डेट को हमने ये डॉक्यूमेंट भेजा था। मुझे लगता है कि वो भी बहुत कम लोग करते हैं शायद, जो है नहीं सर, ये एक्सरसाइज रही है। जी 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 बिल्कुल, लेकिन ये कि कम पिछली कई गवर्नमेंट्स में रही है एक्सरसाइज, लोगों को इनवाइट किया जाता है, ऐसे ही लॉबिंग की जाती है, लॉबिंग की जाती है, लोग अपने अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उसका सलूशन उनको रिक्वायर होता है, मगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
ठीक है। सो हर बंदे की इस वक्त पाकिस्तान में कलेक्टिव एफर्ट नहीं है। मतलब हो सकता है मुझे टैक्स में छूट चाहिए क्योंकि मेरा बिजनेस मुझे ये सूट करता है, तो मैं इसी की बात करूँगा। अच्छा ठीक है, आप कलेक्टिव गुड की बात नहीं करेंगे। हम कलेक्टिव नहीं बात करेंगे। मेरे साथ अर्जिश बैठा हुआ है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि यार अर्जिश की ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सो हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर आप ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी देखें तो इसमें जो पाकिस्तान के अंदर एफर्ट हो रही है वो इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा हो ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रही, कंपनीज लेवल पे नहीं हो रही, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं हो रही, कलेक्टिव एफर्ट नहीं है। तो जब तक कलेक्टिव एफर्ट यानी वन वॉइस नहीं जाएगी तब तक लोग सुनते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, मिलके नहीं जब तक हम जाएंगे। जब तक हम मिलके नहीं जाएंगे। देखिए ना, यूनिटी में तो वैसे भी बरकत है ना। आप इंडिविजुअल फाइट नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। अब वो ज़माना तो नहीं रहा कि जहाँ पे एक बंदा उठता था और वो सारी चीज़ें चेंज कर देता था। अब क्योंकि बाउंड्रीज डिफरेंट है, दुनिया डिफरेंट हो चुकी है, तो जब वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती है तो आपको भी फिर डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ आज भी इंडिविजुअल एफर्ट ज़्यादा है, हमारी इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरीज ज़्यादा है, हमारी कलेक्टिव सक्सेस स्टोरीज बहुत कम है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज एन कंट्री अगर हमारी कलेक्टिव एफर्ट ज़्यादा होती या हमारी सक्सेस स्टोरी ज़्यादा होती तो आज हम इस हाल में नहीं आते। ठीक है, तो हमें यूनाइट होके कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, एक कलेक्टिव विजन पे आना बस आना पड़ेगा। सर। इस पे मैं इसी बात पे अगला सवाल अब मैं नेशन बिल्डिंग वाला करूंगा, लेकिन मैं पहले एक फुट नोट डाल दूँ इस थॉट में। इस समय मैं सऊदीया गया तो मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हुआ। लास्ट फ्यूचर फेस्ट की जो स्पॉन्सर है वो भी सऊदी गवर्नमेंट थी, मिनिस्ट्री ऑफ IT थी। अच्छा, तो उन्होंने क्यों स्पॉन्सर किया? उन्होंने कहा जी हमारी जो है ना ये 20 कंपनीज हैं, ये पाकिस्तान का एज अ मार्केट बड़ा अच्छा समझती हैं, तो कुछ और लोग भी हैं, हम पूछेंगे, हम इनको पाकिस्तान में मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं। आप एक प्लेटफॉर्म रन करते हैं, आपके पास ऑडियंस है, 2-3 सपोर्ट आप और अगर प्रोवाइड कर दें, इनके लॉजिस्टिक्स भी देख लें, ये भी कर लें। हमने कहा जी बिल्कुल करेंगे, मैं मान नवाजी तो वैसे ही कर देते आपके, लेकिन ये एज अ ड्यूटी कह रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल करेंगे। सो वहाँ से समझ आई कि अच्छा यार, वो जो गवर्नमेंट इदारा है वो एक विजन पे ऑपरेट कर रहा है, वो उस बंदे का, उस मिनिस्ट्री का विजन नहीं था, वो विजन एक लीडर का था। अब वो लीडर कोई भी है, लेट्स से पाकिस्तान में भी कोई भी हो सकता है। सो और फिर मैं बिजनेस के लोगों से मिला, डिफरेंट डिनर्स पे गया, तो पता लगा कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल लोगों ने उस विजन में बाय इन कर लिया हुआ है। लोगों ने कहा जी विजन 2030 हम सऊदीया को जो है ना ये करके दिखाएंगे, और हर बिजनेस जो है उस तरफ बिजनेस करने की सोच रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत दफ़ा विजन आते हैं ऊपर से, लीडरशिप से, बहुत दफ़ा बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट भी करती है। हमारे पास और चॉइस के, हम बैठे हैं जी, बताएं अब आप क्या करना है। ठीक, तो हर दफ़ा को नई स्टोरी आती है, हर दफ़ा लोग उस पर लग जाते हैं। और जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट का, इंटरनेशनल रेटिंग्स है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बहुत कम है। सो मेरा ये सवाल कई लोगों से रहा है कि देखें विजन हुकूमत क्यों दे रही है, अवाम दे, ये अवाम कलेक्टिव हो। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम, इशू यहाँ पर ही आ जाता है कि इंडिविजुअली तो हम कह देते हैं कि यार मेरी कंपनी क्योंकि बहुत बड़ी है, मुझे गवर्नमेंट से ये 3 सपोर्ट चाहिए, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि यार अच्छा कलेक्टिवली अगर मेरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मैं भी ज़्यादा ग्रो करूँगा। और फिर जो लोग अक्सर इन पोजीशंस में चले जाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, नो ऑफेंस, वो पर्सनल बेनिफिट्स की तरफ चले जाते हैं। इवन जो कि आए पब्लिक मैंडेट से हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम चलता है। आप देखें कि कितनी एसोसिएशंस हैं जिनका रोल मुस्बत था या नेगेटिव था उनकी अपनी इंडस्ट्री की तरफ। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री लोगों को जवाब दे देगी। तो वो एसोसिएशन बनी ही कलेक्टिव वॉइस के लिए थी, लेकिन ऊपर वालों ने इंडिविजुअल डील्स कर ली। सो अब मसला ये है कि एक पॉलिटिकल बाय पार्टिजन विजन की ज़रूरत है, जिसे हम सारे कहें कि यार देखें इस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सबके इंटरेस्ट में, वो लेनोवो के इंटरेस्ट में भी है, वो वकार लोधी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट में भी है, वो अर्जिश के इंटरेस्ट में भी है, वो आने वाली जनरेशन के भी है। अच्छा, वो पॉलिटिशियंस के भी इंटरेस्ट में एक इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कंट्री जो है, किसको बुरी नहीं लगेगी? आप भी निकलें सड़क से बाहर, आप सिक्योर फील करें, आप नहीं चाहते? सो हर कोई चाहता है कि एक बेहतर फ्यूचर हो, इसीलिए फ्यूचर फेस्ट कराते हैं हम। क्या हमें पता है कि यार एक चीज़ पे तो डिसएग्रीमेंट है ही नहीं ना, कि हम सब चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बेहतर हो। अच्छा, कैसे करना है इस पर डिस्कशन करते हैं। इस पर क्या करते हैं कि इकट्ठा करते हैं ई स्पोर्ट्स वालों को, फ्रीलांसिंग वालों को, IT वालों को, एग्रीकल्चर वालों को, सबको इकट्ठा करते हैं कि यार आप मिलके बताएं और डिस्कस करें आपस में भी कि क्या होना चाहिए। हम वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें वॉइस है।
मुझे लगता है कि अपनी कैपेसिटी में हमें ये लगा कि यार दिस इज़ बिगर देन आवर इंडिविजुअल एफर्ट. We have now created a platform which gives voice to more stakeholders of different industries. And then if we can structure it in a better way, let's say event के end पे एक रिपोर्ट भी हम निकाल दें और हम के यार ये जो 4 राउंड टेबल हुए हैं जिसमें ये लोग पार्टिसिपेंट थे जो कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर है, वो कह रहे हैं यार ये 4 चीज़ें हो ना तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. तो अब वो करें ना करें, लेकिन वो जो कह के चले जाएंगे वो 4 दफ्तरों तक पहुँच जाए, 6 अफसरों तक पहुँच जाए, किसी को ब्रीफिंग देते. तो शायद ये कि विज़न जो है हमारे मुल्क में हमें लोगों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, और जो टॉप डाउन अप्रोच है वो अभी तक तो नहीं चली, तो आगे भी मेरा इतना फेथ नहीं है उसमें. सर इसको आप ऐसे ले लें कि आपके घर में फैमिली का एक सरबराह है, ऐसे ठीक है. वो विजन लाता है कि मैंने अपने बच्चे को ये बनाना है, ठीक है, ठीक है. डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है. पहले ज़माने में क्या था कि सिर्फ 2 ही वर्ड होते थे, डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना, राइट. इसके अलावा और कोई विजन होता ही नहीं था. मैं भी बचपन में इंजीनियर है बनना ना, चाहता ऐसे ही. तो वो क्या होता था कि वो एक नैरेटिव बिल्डअप होता था था. फैमिली के अंदर. ठीक है. बच्चा आहिस्ता 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 अपनी क्लासेस, अपनी सारी चीज़ें चल रही है उसकी. ज़रूरी नहीं होता था कि वो बच्चा इंजीनियर बन के ही निकले, ठीक है, या वो बच्चा डॉक्टर बन के ही निकले. मगर क्या होता था उसके पास एक विजन तो होता था कि यार मैंने लाइफ में जो भी पढ़ना है वो मैंने ये करना है, ठीक. वो आता टॉप से ही है, नीचे से सपोर्ट फंक्शन मिलते हैं. आप उसको निखारने वाले ज़रूर मिल जाते हैं. मगर आप ये कहें ना तो आपका हो सकता है विजन कुछ और हो, मेरा विजन कुछ और हो. आज की दुनिया में मोस्टली विजन क्या है, एज एन मेरा ग्रोथ क्या है, मेरी सक्सेस क्या है, क्या मेरा बिजनेस या मेरी जॉब प्रॉफिट में रन हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है. ठीक है, क्या मेरे एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे. मैं जब तक उस विजन को सपोर्ट नहीं करूँगा, जब तक मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए. ठीक है, अगर आपका ऊपर से एक विजन आता है तो क्या होता है कि सारी कंपनीज अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, अपने बेनिफिट्स सब देखते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, तो हो सकता है कि अगर किसी सऊदीया ने अपना 2030 का विजन निकाला है कि मुझे 2030 में नियॉन सिटी चाहिए, तो वो जो आर्किटेक्ट होगा वो भी सोच रहा होगा कि यार इससे मेरे लिए काफ़ी ग्रोथ है. हाँ जी, हाँ जी, हर एक के लिए ग्रोथ. ठीक है, एक नेटवर्क्स वाला सोच रहा होगा मेरी स्किल, सारों का बाय इन है उसमें, सारों की विन विन है. सारों की विन विन. तो जब सारों की विन विन होती है तो क्या होता है कि वो सब एक जैसे कहते हैं ना बाय हार्ट अपनी एफर्ट ऐड करना शुरू कर देते हैं. तो जब वो बाय हार्ट एफर्ट ऐड होना शुरू होती है तो क्या होता है कि वो विजन सक्सेसफुल हो जाता है. बिल्कुल ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है. अब एक बंदा आता है वो कहता है कि यार ऐसा होना चाहिए कि हमारे मुल्क में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे टैक्स नहीं होना चाहिए, हार्डवेयर इंडस्ट्री पे लग जाए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, ठीक है. मैं को रिलेट कर रहा हूँ एक्चुअली. ठीक है, तीसरा आता है वो कहता है कि यार जो फूड इंडस्ट्री है उसके ऊपर उस पर टैक्स लग जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो होटल इंडस्ट्री है उस पर टैक्स ना लगे तो यार अच्छा है, बचत हो जाएगी. तो वो जिसे कहते हैं ना कि हर एलिमेंट कहीं भी यूनाइट नहीं हो सकता. बहुत अच्छी बात की आपने. तो आपको एलिमेंट को यूनाइट करने के लिए एक्चुअली सबको विन विन देना पड़ता है. वो विन विन आप और मैं नहीं दे सकते, वो विन विन एक्चुअली घर का सरबराही दे सकता है. ठीक है, आप किसी भी दुनिया में चले जाए, अगर आज जो MBS है सऊदीया के, अगर इनका विजन नहीं है तो आप कल क्या करेंगे, एक मल्टी स्टोरी 170 फ्लोर की एक बिल्डिंग क्रिएट कर देंगे, उससे एक रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, उससे एक सपोर्टिव इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल जाएगा बस. मगर अगर वही MBS के मुझे 100 बिल्डिंग्स चाहिए बाय 100 डेज, बाय 200 डेज, बाय 300 डेज, तो वो आपके साथ ठीक है. एग्जैक्टली. अब उसमें वो कहते हैं मुझे IoT भी चाहिए, एक कहता है मुझे वर्टिकल गार्डन भी चाहिए, एक कहता है मुझे इसको नेक्स्ट लेवल विजन पे जाना है, मुझे इसको फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए.
इसकी एसेट टैगिंग होनी चाहिए, इसके अंदर फलाना होना चाहिए, इसके अंदर स्मार्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए, मैं समझ गया। देन वो मल्टीपल लेयर्स ऐड होती जाएंगी और इंडस्ट्री जब कलेक्टिवली उसके अंदर ऐड होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ जब आएगी तो वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं बिल्कुल। यस, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, बट इंडिविजुअल लेवल पे पॉजिटिव यहीं तक हो सकती है जहाँ तक आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, आप बराबर वाले की ग्रोथ नहीं ले सकते। सर मैं इसमें जो है ना थोड़ी सी आपकी बात में अगर ऐड करूं कि जिस तरह अक्सर बच्चे आते हैं वो कहते हैं जी कि मैं ना ये कर रहा हूँ ऑनलाइन और कमाल है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, घर वालों को कैसे समझाऊं कि मैंने ये करना है? तो इसका मतलब है कि माँ बाप भी कभी गलत हो सकते है एग्जाम्पल। तो क्योंकि मसला ये कि ये नहीं कि वो गलत है, जिसका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। देखिए वी हैव अ जनरेशनल गैप, द रूलिंग क्लास ऑफ दिस कंट्री इज़ ऑफ अ सर्टन एज, द बेनिफिटिंग क्लास ऑफ दिस कंट्री इज़ एवरेज एज इज़ लाइक 22-24। हम ये कह रहे हैं कि जनाब अगर स्टेक होल्डर हमसे पूछ तो नहीं, हम जाते गए, आपको ठीक है इंसाइट होगी। तो मुझे लगता है कि जैसा सऊदी का जो विजन था उसमें एक प्रोसेस चला होगा जिसके थ्रू उन्होंने इंश्योर किया है कि जब भी हम विजन निकालें, या तो उनको कोई आइडिया इतना कमाल है जिससे सब अलाइन करते हैं, क्या बात है, लेकिन क्या पता उन्होंने एक प्रोसेस रन किया है जिसके थ्रू उन्होंने कहा अच्छा यार हर इंडस्ट्री हर इंडिविजुअल ओवरऑल कॉम जो है हम ये ऐसा विजन लाएं जिस पे वो अलाइन करें या ज़्यादातर लोग अलाइन करें। इशू क्या है कि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो आपने बताया कि इंडिविजुअली क्योंकि लॉबिंग भी चल रही है, हम कह रहे हैं यार मेरी कंपनी को बेनिफिट चाहिए, सो एक सारे स्टेक होल्डर्स को लेके कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं चला, जो भी विजन आया जो भी नया इदारा आया वहाँ वो नहीं चला तो फिर बाय इन नहीं हो सकता। लेकिन जो आपसे मैंने बात इसमें सीखी है वो ये कि लेट से अगर वो प्रोसेस बाय इन के थ्रू आया, अगर हमने 10 राउंड टेबल्स कराई एग्रीकल्चर पे, हम सारे स्टेक होल्डर्स को लाए, मजदूरों को भी लाए, हमने सबसे कहा कि यार अच्छा बताओ क्या होना चाहिए, हम तो हुकूमत है भी नहीं, हमने नहीं करना, हमने डॉक्यूमेंट लिखना है, तो वो सारे बताएं। अब उस प्रोसेस में उनका बायन है, उस डॉक्यूमेंट पे उस विजन पे उनका बायन है, वो विजन शायद जब गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट की अपनी भी इनपुट होगी, लेकिन असल में तो गवर्नमेंट फैसिलिटेटर है, गवर्नमेंट तो स्टेक होल्डर है ही नहीं उसकी, गवर्नमेंट ना कस्टमर है ना सेलर है, गवर्नमेंट है फैसिलिटेटर। तो गवर्नमेंट के ठीक है भाई आप लोगों ने फैसला किया है हमारी ये 2-4 रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर बीच में आए जो इदारे हैं ऐसी, तो शायद जब वो विजन आए तो उन लोगों का बाय इन हो क्योंकि उसमें एक्चुअल में उनकी इनपुट गई थी। तो ये हम कोशिश करेंगे 1-2 जगह करने की, लेकिन सर देखिए इसमें भी देखें हमारे ना टॉक्स बहुत हो गई है। ठीक है एक्शन का है। अगर आप एग्री पे भी बात कर ले जी जी तो हम शायद सारे मिल के बातें तो करते ही हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक राइट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है तो वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो जाए ना। अच्छा, वो खुद भी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती। क्या आज आप अपना एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर रन कर रहे हैं? नहीं कर भाई, दुनिया इस पर इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, कि हम अपने क्रॉप्स को बचा कैसे सकते हैं या हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान में बैठी हुई है, अगर वो दुनिया के आने वाले या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही तो गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है ना। ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो शायद मेरा ख्याल में कि दुनिया को हम या फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को हम उस एंगल से नहीं देखते, हमारी शायद लैकिंग है एडेप्शन के अंदर, शायद हमसे बोलना चाहते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है, हम सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहते हैं। वाह बहुत अच्छा पॉइंट। इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते। तो अगर आप इंडिया की भी एग्जांपल लें तो आज अगर इंडिया यहाँ पर है तो उसकी आज की तो मेहनत नहीं है। हाँ जी, बहुत लंबी एफर्ट। राइट, उन्होंने लोगों को बाहर भेजा तो उन लोगों ने एक्चुअली उस कंट्री को दिया, ऐसे जो उन्होंने वहाँ देखा और कोशिश की कि वो उसको उस कंट्री में होना चाहिए। तो जब तो इसका मतलब है कि वो लोग अपने कंट्री से सिंसियर है। तो मुझे जो एक कंट्री, हमारी भी कंट्री में अगर, क्योंकि आप और हम बाहर घूमते, हम पाकिस्तान से बाहर गए हुए, हम पाकिस्तान से बाहर जाके देखते हैं कि दुनिया किस तरीके से चल रही है, तो आप अगर वहाँ पे देखें तो आपको नेशनलिज्म बहुत नज़र आता है। बिल्कुल और अपनी लैंग्वेज की सपोर्ट बहुत नज़र आती है। वो कोशिश करते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि अपनी लैंग्वेज में बात करें। फिर भी बहुत देर के बाद वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर जाए तो वो एक अलग बात है, वरना उनकी कोशिश यही होती है कि यार वो अगला जो आया है ना
वो मेरी लैंग्वेज को समझ के आए, और मेरी ज़ुबान में बोल। मेरी ज़बान में बोले कम से कम। तो आपको फ्लैग्स नज़र आते हैं, हमारे यहाँ क्या नज़र आ रहा है? सिर्फ 14 अगस्त को हमें फ्लैग्स नज़र आते हैं, इसके अलावा हमें फ्लैग्स नज़र नहीं आते। सो हम कंसिडर ही नहीं करते एज ए नेशन के वी आर प्राउड पाकिस्तानी। तो जब हम कंसिडर नहीं कर रहे तो हम प्राउड कर कैसे सकते हैं अपने कंट्री को? हमारे इजादा उसमें जो तशरीफ़ लाता है और बाहर भी हम इवेंट्स करते हैं पाकिस्तान टेक समिट, तो हमें लगा कि यार मुल्क की कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी हमारा फ़र्ज़ है। सिर्फ हम टेक की बातें ना करें, हम पूरी 360 पिक्चर दें ना, म्यूज़िक भी अच्छा है, कल्चर भी है, रोटी भी अच्छी खिलाते हैं हम। तो हम एक अजरक का स्कार्फ गिफ्ट देते हैं, राइट। सो जब हम कभी बना रहे थे हमने देखा कि यार अजरक है, सो और ये बड़ा कॉमन होता है, तो मैं इसलिए हाईलाइट करूँगा कि अक्सर लोग हमें कहते हैं यार देखें ये तो सिंधी है, आप कुछ पंजाबी दिया करें। तो मैंने कहा जी पाकिस्तानी तो है, तो कहते हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा फिर बात ख़त्म करते हैं, सिंधी और पंजाबी वाली क्या बात की आपने। और ये क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं ना, तो मुझे बड़ा फील होता है कि लाहौर में नो ऑफेंस काफ़ी रेसिज्म है, मतलब पठानों के खिलाफ भी, बाकी भी। हम क्योंकि इस्लामाबाद में पले बड़े हैं, राइट। सो हम इस्लामाबाद में पले बड़े हैं, तो एक तो हमें डोमेस्टिकली वी हैव सीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड वी डोंट हैव द रेसिज्म लेंस। मतलब हमें नहीं है कि ये पंजाबी है या क्या है। आप भी इन बातों को समझते होंगे। तो मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ना, हम कहते तो हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन वो ये कि कभी पंजाबी पहले आ जाता है, कभी कोई और आ जाता हमें है। ये ख़त्म करना पड़ेगा। ये ख़त्म करना। और देखिए आइडेंटिटी ठीक है, मतलब मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंधी अजरक मेरी नहीं है, मतलब वो भी तो मेरी है ना, हमें ओन करना पड़ेगा ना ऑन एक करना दूसरे पड़ेगा। को। हम एक दूसरे को ओन नहीं करना चाहते। हाँ जी, हमारा प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम नेशन नहीं है ना, हम नेशन नहीं बन सके। सो नेशन बन जाएंगे तो ड्राइव भी ठीक हो जाएगी। जो हमारे यानी कि जो हमारे ग्रोथ होगा ना, वो भी नेशन का ग्रोथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी एफर्ट्स भी टुवर्ड्स ग्रो जो होगी वो नेशन के लिए होगी। तो अगर हम पहली बात वही है कि हमें नेशन बन। सो हम नेशन बिल्डिंग पे बात करते हैं, आप बताएं कि क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। मतलब अगर आप देखें तो नेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने कंट्री से मोहब्बत करें। तो अगर आप बेसिक एक लेमैन को भी देख लें तो ये होता है कि अगर आपका रोड ख़राब है, आप घर के आगे की मिसाल ही ले लें, तो आप अपने घर के आगे को भी साफ़ करते हैं क्योंकि वो आपका मुल्क है। हमारी ये प्रॉब्लम ये है कि हम अपने घर के आगे का साफ़ नहीं करते। बिल्कुल। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा घर सिर्फ हमारा है, उससे बाहर की जो चीज़ है ना वो हमारी नहीं है। वो फिर गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का काम जाने। तो अगर आप दुनिया में देखें तो देखें वो अपनी लैंड से प्यार करते हैं। तो जब लैंड से मोहब्बत है ना तो फिर उसके अंदर सब कुछ है। फिर आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़। फिर आपको उसके लिए फ़ाइट भी करनी पड़ेगी। फिर आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप एक गली से शुरू हो जाए, अगर एक गली के अंदर ये मोहब्बत शुरू हो जाए तो वो मल्टीप्लाई होगा। एंड मल्टीप्लाई होते 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 आप देखिए, आप एक वक्त आएगा कि आप अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। सो मैं एक दफ़ा मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। मैं मस्कत में था, सी बात है कोई 8-10 साल पुरानी। तो मैं एक दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था और हम सिगरेट पीते। तो हम जैसे अपने पाकिस्तान में सिगरेट पीते, हमने गाड़ी में सिगरेट पी और उसका जो बर्थडे वो हम बाहर फेंकते थे जब सिगरेट ख़त्म हो जाती है। तो मैं जैसे सिगरेट फेंकने लगा, बल्कि मैं सिगरेट फेंक चुका था, तो बाकायदा मेरे दोस्त ने गाड़ी रोकी, उतरा, उसने जाके वो बट कलेक्ट किए, वाह। और दोबारा उसने उसको टिश्यू में रख के आगे जहाँ उसको डस्टबिन नज़र आई इसमें उसने डाल दिया, वाह। क्योंकि उसने कहा कि यार ये जुर्म है यहाँ। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि जुर्म तो है, ठीक है, मगर फिर भी उसको मोहब्बत तो है ना। तो अब इस पे गवर्नमेंट का तो कोई अमल दखल नहीं है मेरा ख्याल में। तो हम क्या कर रहे होते, हमने सिगरेट पी एंड देन थ्रो अवे फ्रॉम दी क्लास, हम फेंक देते हैं बाहर। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं जा रही। तो देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ है। बहुत बेसिक। तो हमारी बेसिक चीज़ें ठीक नहीं है। हम गवर्नमेंट को तो कहते ही हैं, हमारी अपनी भी बेसिक चीज़ें ठीक नहीं है। तो हमें नेशन कौम भी मसला है। यस, हमें नेशन बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। मतलब एक अजरक वाली बात तो वो बहुत दूर है। जब तक हम अपने आप को खुद पाकिस्तान नहीं समझेंगे
तो तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो चाहे आप किसी को भी ले आए इस गवर्नमेंट के अंदर, हम खुद ठीक नहीं होंगे तो गवर्नमेंट कैसे ठीक हो? वही बिल्कुल सही बात। तो नेशन बन रहे हैं, अगर हम नेशन बन सकते हैं तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर इज़ ब्राइट। हमारे पास बहुत टैलेंट है, हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारे लिए लोगों के दरवाजे भी खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। आज भी जो टैलेंट बाहर जाना चाहता है वो सक्सेसफुली बाहर जाता है, वो अपनी कंपनी में ग्रो करता है, वो एक लेवल अचीव करता है। ठीक है, परसेप्शन हमारा बाहर बुरा है, मगर फिर भी आज हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग बाहर बैठे हुए, जो कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और वो वहाँ पे उनका सी लेवल भी है। ठीक है, वो बड़ी बिग जाइंट कंपनीज के सी लेवल्स नहीं होंगे, मगर फिर भी किसी न किसी कंपनी के बाहर जाके अगर वो सी लेवल पे, तो उनकी एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। तो हमें उसको ओन करना चाहिए, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बस इन दी एंड मेरा ख्याल में अगर हम अपनी कंट्री से ही प्यार कर ले और पाकिस्तानी बन जाए तो मसले हल हो जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इसी में मैं सिर्फ ये ऐड करूँगा कि जिस तरह होता है ना, हम अक्सर कहते हैं जी फ़लाने मुल्क ने ये किया है तो पाकिस्तान में हो रहा है, ये तो उनकी साजिश है, ये इनकी है। तो मुझे लगता है कि हम अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। यस, जो हमारे हालात हैं, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप देखें कि यहाँ हम जितनी लेग पुलिंग खुद करते हैं, जितनी एलिटिज़म, रेसिज्म, जितने मसले मसाइल हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे हम दूसरों को कहाँ ब्लेम कर रहे हैं? पहले तो खुद ब्लेम लें, जी हाँ, और पहले खुद हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हमारी तरक्की की, मतलब वी आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी अदर पर्सन, नॉट जस्ट लिविंग दिस कंट्री। मैं तो उससे आगे की भी बात कर दूंगा कि दुनिया में, लेकिन लेट्स से इस कंट्री की बात कर लें तो मतलब हम सब इकट्ठे हैं, एक कश्ती के सवार हैं। हमें लगता है कि अच्छा क्योंकि मैं तो सेट हूँ और मेरी गेम तो चल रही है, तो ये सारे बेवकूफ़ हैं और ये जाहिल हैं, और मैं अगर कुछ कर सकता हूँ गलत तो मेरा हक है। लेकिन इशू है कि सबको अफेक्ट कर रहा है। इसमें एक और भी चीज़ है अर्जुज भाई, असल में हम नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करते। बिल्कुल ठीक। नॉलेज ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि अगर मेरे बड़ों ने कुछ सीखा तो उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने उसको अपने तक ही रख लिया। अगर मैं उसको लेफ़्ट राइट पास नहीं कर रहा तो एक्चुअली नॉलेज जा नहीं रही। ठीक है, सो उसमें लर्निंग्स भी होंगी, उसमें फेलियर्स भी होंगे, उसमें सक्सेस भी होगी, सभी कुछ होगा उसके अंदर। तो अगर हम वो सब लोगों को ट्रांसफ़र करें और बगैर डरे, डरते भी हैं ना हम, हाँ डरते भी हैं कि अगर हमने इसको सिखा दिया तो हम कहाँ जाएंगे। हम डरते हैं कि अगर हम सारी नॉलेज दे देंगे तो एक्चुअली हमें खुद मसाइल का सामना करना होगा, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी। तो नॉलेज ट्रांसफ़र ज़रूरी, लर्निंग्स भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर एस्पेक्ट लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जिससे आप सक्सेस ले सकें। आप अगर मुसलमान हैं तो आपका अल्लाह पे भी बिलीव होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कि हर चीज़ शायद मेरे लिए नहीं है। ठीक है, और जहाँ आपको सक्सेस मिलती है वहाँ पे आपको अ, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ आपको काम भी करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये वो सारी चीज़ें जो मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में से कम होती कम नहीं बल्कि नापैद होती जा रही है शायद। तो आज हम दुनिया को अच्छा फेस दिखाने तो जा रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें ये सब एलिमेंट मिसिंग है। और ये करने की ज़रूरत। ये करने की ज़रूरत है। आज अगर आप यूरोप में जाएँ तो कम से कम ईमानदारी तो है। तो अगर वो झूठ बोलते हैं तो पूरा बोलते हैं, और सच बोलते हैं तो भी पूरा बोलते हैं, वो बीच की लाइन नहीं बोलते कि जो काम करते हैं पूरा करते पूरा हैं, कर, आधा अधूरा नहीं देखते। आधा अधूरा नहीं करते। तो हमें आधा अधूरा काम करने का बड़ा शौक है। तो अगर आप बच्चों को भी देख लें आज यूथ को, तो एक लेवल पे वो शुरू होते, ग्रोथ लेते, एंड देन वो बोर हो जाते हैं, या अगर उनको सक्सेस नहीं मिलती या वो फेलियर की तरफ आ जाते हैं तो वो पूरा 360 का डिक्लाइन लेते हैं, राइट। तो वो ये नहीं करते कि यार हमें ठीक है हो गया, फेलियर हो गया है, हो सकता है कि इस फेलियर से हम इस इंग्रेडिएंट को या इस प्रोडक्ट को या अपने इस 3 साल के पूरे एक्सपोजर को या 4 साल के एक्सपोजर को हम किसी तरीके से और एनहांस कर सकते हैं, हम किसी से मिल के बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देते।
तो ये बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स की स्टोरीज भी है। तो ये फेलियर्स हमारे यहाँ रेट बढ़ता जा रहा है, एक्चुअली मिल भी नहीं रहे, हम बातें भी नहीं करते, हम मिल के बैठते तो हम अपने प्रॉब्लम शेयर भी नहीं करते। सो हमारी हमारी जो लिविंग एक्चुअली सोसाइटी है ना, वो पता नहीं किस प्रिंसिपल्स पे गुजारा कर रही है कि जिसके अंदर ये सब एलिमेंट मिसिंग है अर्जिश भाई। तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, एज एन इंडिविजुअल भी और एज एन यूनाइटेड भी। यूनिटी के साथ अगर हम कुछ कर सकते हैं, अपने कंट्री को कुछ दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ग्रोथ ली है, इस कंट्री में रहते हुए ग्रोथ ली है, दे आर सो सक्सेसफुल। वो हम्बल भी हैं, अपने कंट्री से सिंसियर भी हैं, और वो कंट्री को कुछ देना भी चाहते हैं। बट प्रॉब्लम्स ये है कि यस, उनके आगे भी रोड ब्लॉक्स हैं, हर्डल्स हैं। एज एन इंडिविजुअल वो शायद कुछ नहीं कर सकते, बट अगर शायद उनको जोड़ा जाए तो वो उस कंट्री के लिए कुछ बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिविटी है, उसको एनहांस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, बातें कम करने की ज़रूरत है और काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो यही है मेरा एक फाइनल मेरा ख्याल में थॉट। बिल्कुल जी। सो इसी के साथ वकार भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें आपने वक्त दिया इस पॉडकास्ट पे। और मुझे लग रहा है जो आज हमने चीज़ें डिस्कस की हैं और जो लर्निंग्स आपने शेयर की हैं, इस तरह का कंटेंट जनरली अवेलेबल नहीं होता, तो हम समझेंगे कि शायद इससे जो लोग इस पे अमल करें कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट हो। और आई थिंक मेरे लिए जो अगर मैं कहूँ कि की टेक अवे है वो यही है कि अगर हम चाहते हैं कि कलेक्टिव फ्यूचर, मुल्क का फ्यूचर, सबका फ्यूचर बेहतर हो, तो पहले हम खुद को ठीक कर लें। सिर्फ अगर हम इंडिविजुअली अपनी ज़िम्मेदारी ले लें, अपने घर के सामने की ज़िम्मेदारी ले लें, मतलब हम ये थोड़ी कह रहे हैं साथ वाले के घर के सामने, तो अपने घर ही कह रहे हैं, अपनी सड़क आपको कह रहे हैं। तो अगर हम इंडिविजुअली सिर्फ एक्शन लेना स्टार्ट कर दें, तो शायद कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी भी हम बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल ऐसे। थैंक यू अर्जिश भाई, आपने मौका दिया। मी वेलकम जी। हम हासिल हैं, साथ मिल के चलेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू जी।